हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के अंदर हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं और एमसीक्यूज़ की, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी नीट और ईटा के जो एंट्री टेस्ट हैं वो होने वाले हैं और उसके लिए बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने चैनल पर भी एक बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज़ होते हैं इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस एंट्री टेस्ट पेपर्स के अंदर भी आए हैं, उनको डिस्कस करें। और आज वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर के हवाले से, जो बायोलॉजी के अंदर आते हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पर मेरे पास हैं, ये सारे आज डिस्कस करूँगा और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं जो एमसीक्यूज़ के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखना है आपने आखिर तक, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही डिटेल बताने लगा हूँ एमसीक्यूज़ के हवाले से, जो आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज़ की, और वो है हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इन टोबैको इज़। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम्स कितने हैं टोबैको के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टोबैको के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स की वैल्यू होती है वो 48 होती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर मैं आपको पॉइंट बताऊँ तो हमारे पास गार्डन पी है, उसके अंदर 14 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास टोबैको है इसके अंदर 48 होते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है, किसी के बारे में आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है। दूसरे एमसीक्यूज़ की तरफ जाएँ तो हमारे पास जो दूसरा एमसीक्यूज़ है वो ये आता है कि पॉलीसैकेराइड सेलुलोज इज़ द बिल्डिंग मटीरियल ऑफ। यहाँ पर अब आपने बात को समझना है कि बोलता है कि जो सेलुलोज है पॉलीसैकेराइड, वो बिल्डिंग मटीरियल है किसका। अब आप जानते हैं कि सेल वॉल जो है हमारे पास, उसके अंदर सेलुलोज मौजूद होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आती हैं। तो इसको लिहाजा हम यहाँ पर इस एमसीक्यू से साइड पर करते हैं। अब अगर आप इन तीनों ऑप्शंस पर गौर करें तो हमारे पास ऑप्शन ए है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लेमिला। हमारे पास बेसिकली जो सेल वॉल है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, प्राइमरी सेल वॉल पर, सेकेंडरी सेल वॉल पर और मिडल लेमिला पर। अब जो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है वो सेलुलोज, पॉलीसैकेराइड सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा वो होगा प्राइमरी सेल वॉल। उसके अलावा आपको बताऊं तो प्राइमरी जो सेल वॉल है उसका जो डायमीटर है वो भी आपने ध्यान में रखना है तीनों लेयर्स का, क्योंकि अक्सर ये जो डायमीटर्स हैं लेयर्स के वो भी पूछे जाते हैं। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है उसका डायमीटर है 1 to 3 माइक्रोमीटर, और इसका जो कंपोजिशन है वो मैंने आपको बता दी कि ये पॉलीसैकेराइड सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम मेम्ब्रेन टू द सेल वॉल। इसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल पर जाए तो सेकेंडरी जो सेल वॉल है ये हमारे पास 5 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है, और ये प्राइमरी सेल वॉल के बाद बनती है। और इसका जो मेन कंपोजिशन है वो हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा मिडिल लेमिला की बात करें तो मिडिल लेमिला जो है वो पाई जाती है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में, और ये क्या करती है कि दोनों को आपस में ज्वाइन करती है और ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेस से मिलकर बनती है, जिसमें लिग्निन और वगैरह सेलुलोज वगैरह आते हैं। और इसका फंक्शन क्या है कि ये कनेक्शन देता है बिटवीन 2 सेल्स, यानी 2 सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो लेयर यूज़ होती है वो मिडल लेमिला होती है। तो दूसरा एमसीक्यूज ये हमारे पास था कि पॉलीसैकेराइड सेलुलोज इज़ द बिल्डिंग मटीरियल ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो हमारे पास पॉलीसैकेराइड सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इसके बाद तीसरे एमसीक्यूज पर हम जाते हैं, और तीसरा हमारे पास एमसीक्यूज ये है कि अ स्पेशल प्रोटीन कैरियर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़। अब आप जानते हैं कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थोड़े हम जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जाते हैं। तो यह हमारे पास स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको निकल्सन और सिंगर ने 1972 के अंदर पेश किया था। और इस पूरे उन्होंने जो मॉडल था उसको नाम दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल, इस मॉडल के तहत ये कहता है कि जो सी ऑफ लिपिड्स है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं। अगर आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो ये हमारे पास जो है लिपिड बायलेयर है, इसके अंदर हमारे पास ये प्रोटीन्स हैं जिनकी 3 टाइप्स हैं यहाँ पर, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और परमिएसिस। ये 3 तरह की प्रोटीन्स हैं जो इन लिपिड बायलेयर के अंदर एम्बेडेड होती हैं, इंजेक्ट होती हैं। अब इस मॉडल के तहत जो लिपिड बायलेयर है उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, तो ये तो हमें पता चल गया कि प्रोटीन्स होती हैं। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स हैं जिनके अपने अपने काम हैं। तो यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ के हवाले से पूछा गया है वो इस एमसीक्यूज़ में पूछा गया है कि अ स्पेशल प्रोटीन कैरियर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेशल प्रोटीन कैरियर है वो कौन सा है। तो आपको अभी मैंने बताया कि प्रोटीन्स जो हैं वो परमिएसिस है, ये इसके अलावा एक्सट्रिंसिक है और इंट्रिंसिक है। अगर आप इस ऑप्शंस के अंदर गौर करें तो हमारे पास ऑप्शन ए है कैटालेज,
लाइपेज, आर्जिनेज, और डी ऑप्शन है हमारे पास परमिएज। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होता है वो परमिएज है। परमिएज का क्या काम है कि ये परमिएज डिफ्यूजन किसी भी स्पेशल मालिक्यूल्स की डिफ्यूजन में मदद देता है सेल वॉल के इन और आउट में। यानी ये एक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि डिफ्यूजन ऑफ स्पेशल प्रोटीन मालिक्यूल्स में मदद देता है। तो ये हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज हो गया है। इसके बाद हम जाते हैं चौथे एमसीक्यूज की तरफ। और चौथा एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स। अब यहाँ पर आपने समझना है कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक ऑर्गेनरी है जो दो तरह की होती है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच ना हो उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यानी उसका जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। इसी तरह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके ऊपर अगर राइबोसोम अटैच हो तो उसकी जो सरफेस है वो रफ हो जाती है और इस वजह से हम उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं तो वो उन राइबोसोम्स को यूज़ करते हुए वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता बल्कि ये लिपिड्स की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा वो लिपिड फॉर्मेशन है। अब लिपिड फॉर्मेशन के हवाले से और थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ इनके फंक्शंस के बारे में। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके और जो फंक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन है, यानी ये हार्मफुल सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स करता है। इसके अलावा ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस में मदद देता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स में मदद देता है और ये जो शेप है सेल की उसको भी मेंटेन करता है। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो ये आपने एक्स्ट्रा पॉइंट भी साथ में जहन में रखने हैं ताकि अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाए एंट्री टेस्ट के हवाले से तो आपको पता होना चाहिए। पांचवें एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं और पांचवें एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि माइक्रोविलाई आर आल्सो कॉल्ड एज। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि माइक्रोविलाई हम किसको कहते हैं। तो माइक्रोविलाई आप जानते हैं कि हम क्रिस्टे को माइक्रोविलाई कहते हैं। क्रिस्टे क्या है? क्रिस्टे हमारे पास मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको हम क्रिस्टे कहते हैं, जहाँ पर जो बहुत सारे ऑक्सीडेटिव जो रिएक्शंस हैं प्रोसेसेस हैं वो कैरी आउट होते हैं। तो वहाँ पर माइक्रोविलाई हम इसको क्रिस्टे को भी कह सकते हैं। और जो दूसरे ऑप्शन हैं हमारे पास लीफ वेन्स, कैपिलरीज और लीफ मिडरिब्स, ये इसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखते। तो आपने ये एमसीक्यूज़ भी समझ लेना है। उसके बाद हम जाते हैं छठे एमसीक्यूज़ की तरफ। तो छठा एमसीक्यूज़ जो हमारे पास है वो ये कहता है कि प्लांट सेल सिंथेसाइज शुगर इन। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये मैंने आपको बायोएनर्जेटिक्स के क्वेश्चन में भी बताया था कि जो सिंथेसिस होती है प्लांट सेल के अंदर शुगर की वो स्ट्रोमा वाली लेमिली में अंदर होती है, यानी स्ट्रोमा के अंदर होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपने याद रखना है कि स्ट्रोमा के अंदर जो प्लांट्स हैं वो सिंथेसाइज करते हैं शुगर को, और स्ट्रोमा के अंदर ही फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है और डार्क रिएक्शन कैरी आउट होता है। उस डार्क रिएक्शन के कैरी आउट होने की जो पूरी वीडियो है वो भी मैंने आपको बताई थी, कैल्विन साइकिल, वो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आप ज़रूर देखें, उससे आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको इस पिक्चर के अंदर बता भी देता हूँ कि हमारे पास स्ट्रोमा, थैलाकॉइड और ये क्या चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनरी है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपने ध्यान में रखनी है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनरीज हैं सेल के अंदर जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तो क्लोरोप्लास्ट और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोनों ऐसी ऑर्गेनरीज हैं जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी खुद ब खुद ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकती हैं। अब खुद ब खुद क्यों अपने आप को रेप्लिकेट कर सकती हैं? क्योंकि इनके अंदर जितनी भी रेप्लिकेशन के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे आरएनए चाहिए होता है, डीएनए चाहिए होता है, प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी इनके अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए ये खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकती हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनरीज हैं। अब यहाँ पर ये डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, और दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे मैंने कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। जो एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम थैलाकॉइड डिस्क कहते हैं, और ये तो थैलाकॉइड है, इसकी सरफेस के ऊपर बहुत सारे जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो
क्लस्टर की सूरत में मौजूद होते हैं। और ये थैलाकॉइड जो है इसके आगे से फिर दो टाइप्स आती हैं, लार्ज थैलाकॉइड और स्मॉल थैलाकॉइड। और ये जब बहुत सारे थैलाकॉइड्स आपस में जुड़ते हैं तो हमारे पास ग्रैना बनाते हैं। और ये जो दो ग्रैना हैं ये आपस में इंटरग्रैनम के साथ, इंटरमीडिएट ग्रैनम के साथ आपस में जुड़ जाते हैं। और ये जो बायर मैट्रिक्स है ग्रैना और थैलाकॉइड के इर्द गिर्द, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, जहाँ पर शुगर बनती है और जो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ पर होती है, इस मैट्रिक्स के अंदर होती है। तो इस डायग्राम से आपने ये बात भी समझनी है। उसके बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7वां क्वेश्चन, कि यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन है कि द अटैचमेंट ऑफ 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स ऑन अ सिंगल mRNA इज कंट्रोल बाय। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे पास आ रहे हैं वो मैग्नीशियम आयंस हैं, सोडियम आयंस हैं, प्रोटीन्स और RNA है। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन को समझना है कि राइबोसोम्स आप जानते हैं कि 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। जब वो दोनों सब यूनिट्स आपस में अटैच होते हैं mRNA के ऊपर, तो उनके अटैचमेंट में जो आयंस मौजूद होते हैं जो मदद देते हैं वो मैग्नीशियम आयंस होते हैं। तो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स को आपस में अटैच होने में जो आयंस मदद देते हैं वो मैग्नीशियम आयंस होते हैं। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो mRNA के ऊपर जब राइबोसोम्स के डिफरेंट सब यूनिट्स यानी स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स आपस में अटैच होते हैं, जब बहुत सारे अटैच होते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम पोलीसोम कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको ड्रॉ करके नीचे बताऊँ तो ये हमारे पास एक mRNA है, इसके ऊपर ये लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम्स का और ये स्मॉल सब यूनिट है। जब ऐसे बहुत सारे सब यूनिट्स राइबोसोम्स के इस mRNA के ऊपर अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम पोलीसोम कहते हैं। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8वां क्वेश्चन है वो ये है कि द स्टिफनेस ऑफ सेल वॉल यानी सेकेंडरी सेल वॉल इज ड्यू टू, यानी अब यहाँ पर आप गौर करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन पूछता है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसके अंदर जो स्टिफनेस है वो किस सब्सटेंस की वजह से होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो लिग्निन से मिलकर बनी होती है, और जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसकी स्टिफनेस की जो वजह है वो लिग्निन का सब्सटेंस है, यानी जो लिग्निन उसके अंदर मौजूद होता है वो उसको स्टिफनेस देता है। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं और वो हमारे पास ये है कि सेल मेम्ब्रेन इज़ नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आपने बहुत दफ़ा सुना है कि जो सेल वॉल है वो किस वजह से नेगेटिवली चार्ज होती है। तो वो आपको पता है कि फॉस्फेट ग्रुप की वजह से जो सेल वॉल है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। 10 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ, और वो हमारे पास ये है कि लाइजोसोम्स आर अबेंडेंटली प्रेजेंट इन। अब लाइजोसोम्स क्या है? लाइजोसोम्स एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनरी है जिसको हम सुसाइड बैग्स या हम कहते हैं कि ये एक ऐसे बैग्स हैं, एक ऐसी ऑर्गेनरी है जो कि ऑटोफैगी करती है और फैगोसाइटोसिस करती है, यानी जो भी फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आता है तो ये लाइजोसोम्स उसको अपने अंदर इनगल्फ करते हैं। उस इनगल्फिंग के प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और उस फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में ये क्या करते हैं कि अपने अंदर जिस वक्त उस फॉरेन पार्टिकल को लाते हैं तो इन ऑर्गेनरीज़ के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे आते हैं जो उन फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर रिलीज़ किए जाते हैं। और जिस वक्त वो रिलीज़ करते हैं तो वो उन फॉरेन पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। तो वो जो एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं उनमें जो एंजाइम्स आते हैं हमारे पास वो एसिड फॉस्फेटेसिस होते हैं, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं जो उनके ऊपर रिलीज़ किए जाते हैं और वो फिर इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। तो ये जो लाइजोसोम्स हैं इनको हम कहते हैं कि ये सुसाइड बैग्स हैं और ये ऑटोफैगी करती हैं। और ऑटोफैगी की फिर हमारे पास कहते हैं कि सेल्फ ईटिंग को हम ऑटोफैगी कहते हैं। और फिर इस ऑटोफैगी की 2 इकसाम्स आती हैं, हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। जो फैगोसाइटोसिस है वो कहते हैं सॉलिड पार्टिकल्स की इनगल्फिंग को, जबकि पिनोसाइटोसिस कहते हैं ड्रिंकिंग को, यानी लिक्विड किसी मालिक्यूल को अपने अंदर लेके जाना, उसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अब इसकी बहुत सारी फिर आगे इस लाइजोसोम की माल फंक्शनिंग की वजह से डिसीज़ भी होती हैं, उनके बारे में भी एक MCQs है उसके अंदर, फिर उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वो हमारे पास 11 क्वेश्चन वो है डैश इज़ कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेटिव ऑर्गन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब क्यों ऑक्सीडेटिव ऑर्गन है? क्योंकि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो जितने भी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, और वहाँ पर जो
ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोसेसेस हैं वो कैरी आउट होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो मैट्रिक्स है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको मैं डायग्राम भी बताऊँ तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की हमारे पास डायग्राम है। ये डबल मेम्ब्रेन है और इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहते हैं, क्योंकि अंदर इसके अंदर राइबोसोम्स, प्रोटीन्स और डीएनए मौजूद होता है, इस वजह से ये खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, जहाँ पर कीमो ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैरी आउट हो रही है और एटीपी सिंथेटेस मौजूद है जो प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास राइबोसोम्स मौजूद हैं, सर्कुलर डीएनए मौजूद है, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम पोरेंस कहते हैं, जिसके थ्रू जो सब्सटेंसेस हैं वो इन एंड आउट जाते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के। और ये अंदर जो हमारे पास रीजन है ये मैट्रिक्स है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव ऑर्गन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो है हमारे पास 12 क्वेश्चन, वो है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनरी इन यूकैरियोटिक सेल इज। अब इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनरी है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है। अगर ये हमारे पास प्लांट सेल्स के बारे में पूछता तो प्लांट सेल्स के अंदर जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनरी है वो वैक्यूल है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 13 क्वेश्चन की तरफ। वो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनरी। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसी ऑर्गेनरीज हैं सेल के अंदर जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहलाती हैं। उनके अंदर क्योंकि डीएनए अपना मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद हैं, जिनको वो यूज़ करके खुद ब खुद रेप्लिकेट कर जाती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी यही है कि कौन सी ऑर्गेनरी ऐसी है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, तो लिहाजा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम्स की जो माल फंक्शनिंग है उसकी वजह से मुख्तलिफ डिसीज़ कॉज होती हैं। उनमें एक डिसीज़ हमारे पास आती है टे-सैक और दूसरी आती है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा समझना है कि जो हमारे पास टे-सैक है वो कौन सी डिसीज़ है। तो टे-सैक एक ऐसी रेयर इनहेरिटेड डिसीज़ है जो नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को डिस्ट्रॉय करती है। इसको सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था टे और एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसका नाम था सैक्स, इन दोनों ने डिस्कवर किया। इन्हीं की बेसिस पर इनको नाम, इस डिसीज़ को नाम भी टे-सैक दे दिया। अब इसकी रीज़न क्या है कि ये कैसे डिसीज़ अकर होती है। एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं हेक्सोसेमेनाइडेज। हेक्सोसेमेनाइडेज एक एंजाइम है, जब वो एब्सेंट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होती है कि लिपिड्स की जो एक्युमुलेशन है वो ब्रेन सेल्स के अंदर ज़्यादा हो जाती है। जब ब्रेन सेल्स के अंदर लिपिड्स की एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो मेंटल रिटार्डेशन और ब्लाइंडनेस जैसी डिसीज़ कॉज करते हैं, और इस डिसीज़ को हम टे-सैक कहते हैं, जिसके अंदर जो एंजाइम है हेक्सोसेमेनाइडेज ए वो एब्सेंट हो जाता है और जो लिपिड है उसकी ब्रेक डाउन नहीं होती और वो लिपिड जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन के अंदर, ब्रेन सेल्स के अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बात करें ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 की डिसीज़ की। ये एक ऐसी डिसीज़ है जिसको हम पॉम्पी डिसीज़ भी कहते हैं। पॉम्पी डिसीज़ इस वजह से कहते हैं कि जो पहले साइंटिस्ट था, डच साइंटिस्ट, जिसने इसको डिस्कवर किया था, उसका नाम था पॉम्पी। इसी वजह से इस डिसीज़ को पॉम्पी डिसीज़ भी कहते हैं। इसकी रीज़न ये है इस डिसीज़ की कि एक एंजाइम है एसिड अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज। एसिड अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। जब वो एब्सेंट हो जाए तो ग्लाइकोजन जो है वो एक्युमुलेट करना शुरू कर देता है लाइसोसोम्स के अंदर। जब लाइसोसोम्स के अंदर ग्लाइकोजन ज़्यादा हो जाता है तो वो सेल्स और दूसरे टिश्यूज़ को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, और इस डिसीज़ को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा है कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज इज ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड एज। तो मैंने आपको बताया कि जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ है वो ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 है, जबकि जो लिपिड की एक्युमुलेशन से होती है वो टे-सैक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास वो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, वो है कि सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज डैश। इंतहाई आसान क्वेश्चन है कि जो सेल वॉल है प्लांट सेल्स की वो फ्रीली परमिएबल होती है। अब यहाँ पर जो टर्म्स लिखी हुई हैं वो सारी मैं आपको बता देता हूँ। सेमी परमिएबल कहते हैं कि ऐसी सेमी परमिएबल ऐसी कंडीशन क्या कहते हैं जब सेल वॉल उसको जो है अलाउ करे स्मॉल मालिक्यूल्स को या प्रोटीन्स को ऑन दी बेसिस ऑफ साइज, यानी एक हद
एक स्पेसिफिक साइज तक जो मालिक्यूल्स हैं उनको इन एंड आउट आने की जो इजाज़त दे जो मेम्ब्रेन, उसको हम सेमी परमिएबल कहते हैं। इसी वजह से जो फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो ऑल टाइप ऑफ मालिक्यूल सोल्यूट्स को बॉडी के अंदर यानी सेल के अंदर आने की इजाज़त देती है, उसको हम फ्रीली परमिएबल कहते हैं। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो है हमारे पास सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है कि जो सेंट्रियोल है, जो एक सेल ऑर्गेनरी है, वो हमारे पास किस की फॉर्मेशन में मदद देता है। तो वो आप जानते हैं कि सेल डिवीजन के दौरान वो स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद देता है, वो स्पिंडल बनाने में मदद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन। मैंने आपको पहले बताया कि जो फिक्सेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कैल्विन साइकिल है, डार्क साइकिल है, वो हमारे पास स्ट्रोमा के अंदर होता है साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो स्ट्रोमा है, यानी जो स्ट्रोमा है उसके अंदर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है और फिर ये सारा कैल्विन साइकिल कैरी आउट होता है हमारे पास। उसकी भी ये वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सेट ऑफ ऑर्गेनरी कंटेन डीएनए। मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि जो हमारे पास दो ऐसी ऑर्गेनरीज हैं जिनके अंदर अपना डीएनए मौजूद है, जिसकी वजह से वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती हैं। वो एक क्लोरोप्लास्ट है और एक माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किन ऑर्गेनरीज के अंदर डीएनए अपना मौजूद होता है। तो न्यूक्लियस, तो आपको पता है कि न्यूक्लियस एक ऑर्गेनरी है और उसके अंदर अपना डीएनए मौजूद होता है। तो न्यूक्लियस तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी हो। तो आप सी ऑप्शन पर गौर करें तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है और माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है। तो लिहाजा जो ऑप्शन हमारे पास सी है वो करेक्ट होता है, क्योंकि इन तीनों के अंदर अपना डीएनए मौजूद होता है जिसको ये यूज़ कर कर खुद को रेप्लिकेट करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनरीज हैं। तो लिहाजा हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो है हमारे पास कि इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स पर ऑक्सीसोम्स आर द साइट्स ऑफ। तो पर ऑक्सीसोम्स आप जानते हैं कि फोटो रेस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं, यानी जो फोटो रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो पर ऑक्सीसोम्स के अंदर होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। अब फोटो रिस्पायरेशन क्या है? फोटो रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब प्लांट सेल्स के अंदर ड्राई कंडीशन के अंदर ज़्यादा, जब समर सीज़न होता है, तो जब वो अपने स्ट्रोमेटा को क्लोज करते हैं तो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती तो उनकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, और वो जो ऑक्सीजन है वो RUBP के रुबिस्को के साथ मिलकर फिर आगे फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो रुबिस्को है वो डुअल नेचर रखता है, वो एज अ कार्बोक्सिलेट यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने साथ अटैच कर सकता है, जबकि ऑक्सीजनेस के तौर पर भी एक्ट करता है, यानी ऑक्सीजन को भी अपने साथ अटैच कर सकता है। तो जब कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है तो रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेस के तौर पर एक्ट करता है और ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है और फोटो रेस्पायरेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो यही रुबिस्को जो है कार्बोक्सिलेज के तौर पर एक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ मिलाकर फिर जो डार्क रिएक्शन है, कैल्विन साइकिल है, उसको कैरी आउट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि फोटो रेस्पायरेशन जो है वो हमारे पास पर ऑक्सीसोम्स के अंदर होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो वो ये हमारे पास सारे क्वेश्चन हो गया। अब बोनस क्वेश्चन है कुछ मेरे पास, वो भी आपको बता देता हूँ। ये बोनस क्वेश्चन जो है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताने हैं कि इनका आंसर क्या है। अगर आपको ये ना भी आया तो कोई बात नहीं है, जो अगली वीडियो हम बनाएंगे जिनके अंदर हम नेक्स्ट MCQs को देखेंगे उसके अंदर फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इनका आंसर क्या है और इनकी रीज़न क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, द यूजुअल पोजीशन ऑफ टू सेंट्रियोल्स इन द रिलेशन टू ईच अदर इज एट राइट एंगल। ऑप्शन ये है हायर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स, एनिमल्स या बोथ, B and C। यानी ये पूछ रहा है कि सेंट्रियोल स्किन के अंदर मौजूद है, तो ये आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा बोनस क्वेश्चन है वो ये है कि एंथ्रोसायनिन्स आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसके अंदर होता है। और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि प्लास्टिड विच स्टोर्स स्टार्च आर नोन एज। तो ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो आज की वीडियो के लिए इतनी है जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ MCQs को देखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी गई। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपके लिए लेकर आते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।